ओके गाइस, तो अब जो हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे वो है आपका हिंदी। ठीक है, हिंदी ये वो पेपर है जिन्होंने लैंग्वेज 1 लिया था। सेम 29 दिसंबर लेवल 1। पहला है यहाँ पे गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही और सही उपयुक्त वाले विकल्प को चुनिए। राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप से सभी परिचित हैं। इस स्वरूप के पीछे छिपे अर्थ को समझना भी जरूरी है। 3 रंगों वाले राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और सबसे नीचे हरा रंग है। केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है। व्हाइट कलर शांति और सच्चाई का परिचायक है। हरा रंग संपन्नता और खुशहाली का प्रतिनिधित्व करता है। श्वेत रंग की पट्टी पर नीले रंग का अशोक चक्र बना है। नए नियमों के अनुसार झंडे को दिन रात यानी कि 24 घंटे फहराया जा सकता है। पहले राष्ट्रीय ध्वज को सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराया जा सकता था। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया जाता है, यानी कि नीचे से रस्सी के जरिए ऊपर खींचकर फहराना। लेकिन जब तिरंगा ऊपर ही बंधा होता है और उसे खोलकर पूरा फहराया जाता है तो उसे हम झंडा फहराना कहते हैं। नियमों के अनुसार झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए। नियमों के अनुसार जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका आकार कैसा होना चाहिए? चौकोर, तिकोना, आयताकार और गोल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। ये लिखा हुआ है झंडे का आकार कैसा होना चाहिए? आयताकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में नियमों में क्या परिवर्तन आया है? सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराया जा सकता है, सूर्योदय के बाद फहराया जा सकता है, दिन रात फहराया जा सकता है, केवल विशेष अवसरों पर ही फहराया जा सकता है। अभी हमने पढ़ा था जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको सुबह से शाम तक फहराया जा सकता है। तो 92 का 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें सबसे ऊपर रंग होता है आपका केसरिया। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। फिर होता है व्हाइट और फिर होता है ग्रीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। हरा रंग किसका परिचायक है? शांति, समृद्धि, साहस और बलिदान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। जो समृद्धि है उसका परिचायक होता है आपका हरा रंग। हरा रंग मतलब खेतों में जो धान है वो अच्छे से ग्रो करता रहे, ठीक है, हरियाली बनी रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। ध्वजारोहण की क्या प्रक्रिया है? ध्वज को नीचे से रस्सी के जरिए ऊपर खींचकर फहराना, खंबे पर बंधे ध्वज को खोलना, ध्वज को खंबे पर फूल डालकर बांधना, खंबे पर बंधे ध्वज को सलामी देना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। ध्वज को नीचे से रस्सी के जरिए ऊपर खींचकर फहराना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद है सूर्यो प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। तो ऑप्शन 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। ठीक है, इसमें गुण संधि है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द भिन्न है? श्वेत, चक्र, केसरिया और हरा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। ये तीनों क्या है? कलर है। श्वेत, केसरिया और हरा क्या है? जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसके कलर है, लेकिन चक्र क्या है? अलग है। नेक्स्ट है नियम के अनुसार एक शब्द होगा। नियमों के अनुसार, नियमानुसार, नियमानुसार, नियम अनुसार, नियम अनुसार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। नियम के अनुसार, नियमानुसार, नियम प्लस अनुसार। ठीक है, सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नियमानुसार नहीं होगा, बड़े ओ की मात्रा नहीं आएगी। नियम अनुसार गलत वर्ड है, नियम अनुसार ये गलत है। जब आप नियम प्लस अनुसार को जोड़ेंगे, ठीक है, नियम प्लस अनुसार, तो ये ए में अ जुड़ करके क्या बन जाएगा? आ। तो ये क्या हो जाएगा? नियमानुसार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। राष्ट्रीय में प्रयुक्त प्रत्यय है ट्रिय, य, ईय और ईय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। इसका क्या हो जाएगा? राष्ट्र प्लस ईय। तो ये जो है अ और ई मिलकर के बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। ओके, काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा, बहा युगों तक खून पसीना, कुछ ना करेगा क्या करेगा, रे मनुष्य बस कांतर क्रंदन, अपर्ण कर सर्वस्व मनुज को, करना दुष्ट को आत्मसमर्पण, कुछ भी बन बस कायर मत बन। कवि ने पाहन जो है उसको किस संदर्भ में प्रयुक्त किया है? खुशियां भरने के, दुख देने के, बाधा ना डालने के और मार्ग अवरुद्ध करने के। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। जो मार्ग अवरुद्ध करने हैं, कवि ने पाहन, पाहन मीन्स पत्थर,
तो पत्थर क्या करते हैं, आपके जो रोड है उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे इस चीज़ को यूज़ किया है कि जब मार्ग अवरुद्ध करना हो तो हम क्या करते हैं, लोगों की राह में पत्थर बिछा देते हैं। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कवि के अनुसार क्या नहीं बनना चाहिए, परिश्रमी, कायर, साहसी और कोमल। तो कायर मत बन। 101 का क्या होगा, 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, किसके सम्मुख आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए, दुष्ट, प्रकृति, स्वयं और मनुज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। जो दुष्ट लोग होते हैं उनके सामने आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है 103, समझौतावादी जीवन व्यर्थ है, यह भाव किस पंक्ति में आया है, अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कुछ ना करेगा क्या करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3, ले देकर जीना, यानी कि गिव एंड टेक। तो क्या जीना, समझौता करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ऑब्वियसली कुछ भी बनो लेकिन कायर मत बनो। अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, सब कुछ जो है वो अर्पण कर दो। कुछ ना करेगा क्या करेगा, जब कुछ भी नहीं करोगे तो कुछ तो करोगे। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, मानवता ने तुझको सींचा पंक्ति का आशय है, मानवीय गुणों का पोषण, मानवता का अभाव, मानवता द्वारा सिंचाई करना, मानवता में विश्वास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, मानवता ने तुझको सींचा, यानी कि मानवीय जो गुण होते हैं उनका पोषण। मानवता का अभाव नहीं, मानव द्वारा सिंचाई नहीं, मानवता में विश्वास नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, कातर का अर्थ है संकोच, निर्लज, अविश्वास और भयाकुल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। जब कोई चीज बहुत हॉरिबल दिखती है, डरावनी दिखती है, तो उसे हम बोलते हैं कातर। अब यहाँ से आपका सीडीपी के क्वेश्चन पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। सुधा कक्षा 2 में अंग्रेजी पढ़ा रही है, वह आदेश और निर्देश दे रही है जिससे कि विद्यार्थी आदेश के अनुसार निष्पादन कर सकें। वह भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुसरण कर रही है, परामर्श कोश, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, संप्रेषणात्मक उपागम और मानवीय उपागम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। वो क्या कर रही है, पूरा जो फिजिकल प्रोसेस होती है उसको यूज कर रही है। क्यों, क्योंकि वो आदेश भी दे रही है, वो डायरेक्शन भी दे रही है और वो निर्देश भी दे रही है, यानी कि वो ऑर्डर भी दे रही है और डायरेक्शन भी दे रही है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आप बच्चे को निर्देश देके कोई चीज़ समझा रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे लिखिए ऐसे लिखिए ऐसे लिखिए, और आप बच्चे को आदेश भी दे रहे हैं कि ये लिखना ही लिखना है, जिससे बच्चा जो है वो आपके आदेश के हिसाब से परफॉर्म कर सके। तो उसमें क्या होता है, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। ऋतु चाहती है कि उसके विद्यार्थी शब्दों को सही तरीके से लिख सकें। शब्द रचना के किन तत्वों को समझने की जरूरत है, वर्तनी और पठन, संयुक्तिकरण और रूपांतरण, लेखन और श्रवण, समानार्थी और विपरीतार्थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2, संयुक्तिकरण और रूपांतरण। अगर ऋतु चाहती है कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो बच्चे शब्दों को बहुत अच्छे तरीके से लिख सकें, तो शब्द रचना में संयुक्तिकरण यानी कि शब्द को जोड़ना, जैसे ये आ है ये आम है, इसको जोड़ के लिखना आम, तो ये बच्चों को आना चाहिए, तभी तो शब्द की रचना होगी। और रूपांतरण, आप कैसे वर्ड जो है उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, उनका रूप जो है उसको आप बदल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अनिका अपने शिक्षार्थियों की हमेशा यह मदद करती है कि वे अंग्रेजी की कक्षा में सीखे गए शब्दों को अन्य विषयों के साथ जोड़ना और प्रयोग करना सीखें। इससे उसके विद्यार्थियों को किस बात में मदद मिलेगी, अंग्रेजी भाषा के महत्व को पुनर्वलन नहीं, अंग्रेजी में सीखे गए तथ्यों को अन्य विषयों से संबद्ध करवाना, अंग्रेजी भाषा के प्रति बने भय को दूर करना, अंग्रेजी की शब्द संपदा याद करना। हमें उनको अंग्रेजी याद नहीं करवानी है, डिक्शनरी रटवानी नहीं है, और ना ही इंग्लिश के प्रति उनका डर दूर करना है, बल्कि अंग्रेजी में सीखे गए जो तथ्य हैं उनको अलग अलग सब्जेक्ट के साथ रिलेट करके पढ़ना। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है 109, रवि अपने विद्यार्थियों को ड्रामा सिखा रहा है। ठीक है, ड्रामे का प्रयोग करके रवि अपने विद्यार्थियों को किस तरीके से मदद कर रहा है, संवाद लेखन दक्षता विकसित करना, नाटक पढ़ने की दक्षता विकसित करना, संप्रेषणात्मक दक्षता विकसित करना, अभिनय के गुण को विकसित करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है,
जब भी आप कोई ड्रामा करते हैं, ठीक है, तो ड्रामा करने में आपका जो कम्युनिकेशन स्किल होती है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। क्यों? क्योंकि जो डायलॉग डिलीवरी होती है ड्रामा में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए, तभी लोग क्या करेंगे, आपके साथ कनेक्ट करेंगे। तो संप्रेषणात्मक दक्षता जो होती है वो उसमें वो डेवलप करना। संवाद लेखन, इसमें लिखने का कुछ नहीं है। नाटक पढ़ने की क्षमता नहीं। अभिनय के गुण नहीं। तो इसमें क्या होगा, कम्युनिकेशन कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। सुजाता अपने विद्यार्थियों को वाक्य की संरचना सिखा रही है। जैसे राम जाता है, तो ये क्या है, वाक्य की संरचना। वह ड्रिल की विकल्प सूची का प्रयोग कर रही है। वह भाषा शिक्षण के किस उपागम का प्रयोग कर रही है। संरचनात्मक, व्याकरण अनुवाद, संप्रेषणात्मक, रचनात्मक। पहली बात तो इसमें ग्रामर ट्रांसलेशन जैसा कुछ नहीं है कि ग्रामर ट्रांसलेशन हो, कम्युनिकेशन नहीं है इसमें, वो वाक्य की संरचना सिखा रही हैं। तो जहाँ संरचना वर्ड आ रहा है, जब आप किसी चीज़ को स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो संरचनात्मक कौशल जो है उसका उपागम वो कर रही हैं, उस उपागम का प्रयोग कर रही हैं। स्ट्रक्चरल अप्रोच। रचनात्मक नहीं, क्रिएटिव यहाँ कुछ भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि वो सिखा क्या रही है, वाक्य की संरचना, वाक्य बनता कैसे है। ड्रिल करवा रही है, प्रैक्टिस करवा रही है, तो उसमें क्या होगा, संरचनात्मक। 110 का क्या होगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है 111। गुरजीत भाषा अधिगम में शब्द भंडार के महत्व को समझती है। ठीक है, शब्द भंडार विकसित करने की सबसे उच्चतम युक्ति कौन सी है। विद्यार्थी को पाठ में आए कठिन शब्दों को रेखांकित करना और उनसे वाक्य बनाने के लिए कहा जाए। विद्यार्थियों को दिए गए संदर्भ के आधार पर शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाने के लिए कहा जाए। विद्यार्थियों को शब्दों की सूची बनाने और उनका अर्थ याद करने के लिए कहा जाए। विद्यार्थियों को कहा जाए कि जब भी किसी कठिन शब्द से सामना हो तो शब्दकोश की मदद ले। वो क्या कर रही है, लैंग्वेज लर्निंग में डिक्शनरी जो है उसके महत्व को समझती है, यानी कि शब्द का जितना ज़्यादा भंडार होगा। तो शब्द के भंडार को अगर आपको इम्प्रूव करना है तो वोकेबलरी जो होती है अगर आप उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो कौन सी युक्ति यूज में लेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि जो संदर्भ है, कॉन्टेक्स्ट जो है, उसके बेसिस पे शब्द के अर्थ का अनुमान लगाने के लिए कहा जाए। क्यों? पाठ में आए अगर आप कठिन शब्दों को रेखांकित कर देंगे और फिर उनसे वाक्य बनाने के लिए कहेंगे तो उसमें शब्द भंडार जो है वो इम्प्रूव नहीं होगा। शब्दों की सूची बनाने के लिए और अर्थ याद करने के लिए कहेंगे तो उसमें भी शब्द भंडार इम्प्रूव नहीं होगा। जब भी कठिन शब्द से सामना हो तो डिक्शनरी खोल लें, ये भी सही नहीं है। लेकिन जब आप स्टूडेंट्स को जो कॉन्टेक्स्ट दिया गया है उसके बेसिस पर उस शब्द का अर्थ का अनुमान लगाने के लिए बोलेंगे तो बच्चा क्या होगा, दिमाग लगाएगा और ब्रेन यूज करने में वो अपनी वोकैब जो है उसको यूज करेगा। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नाम चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी कि भाषा अर्जन उपकरण, उसका प्रकार यह है। अभिभावक के प्रति समझ बनाना, सार्वभौमिक व्याकरण को समझना, किसी एक भाषा को समझना, इस बात के प्रति समझ बनाना कि भाषा सीखना आसान है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सार्वभौमिक जो व्याकरण है उसको समझना। चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चा जो है वो जन्मजाति भाषा को अर्जित करना सीख जाता है। ठीक है, तो जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है उसमें हम यूनिवर्सल जो ग्रामर होती है उसको धीरे धीरे उस पर पकड़ अपनी बनाते हैं। अभिभावक के प्रति समझ नहीं, किसी एक भाषा को नहीं, भाषा के प्रति ये समझना कि भाषा सीखना आसान है, नहीं, भाषा सीखना आसान नहीं है। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है रेखा कक्षा 1 के विद्यार्थियों को इंग्लिश पढ़ा रही है। वह विद्यार्थियों को वस्तुओं के चित्र दिखाती है और फिर उनके नाम बताती है। रेखा क्या करने की कोशिश कर रही है, अपनी कक्षा को रुचिकर बना रही है, अपनी चित्रकारी के कौशल का प्रदर्शन कर रही है, नए शब्द सीखने में मदद कर रही है, अपने विद्यार्थियों को पढ़ने में मदद कर रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बच्चों को नए शब्द सीखने में मदद कर रही है। कक्षा को इंटरेस्टिंग नहीं, चित्रकारी कौशल नहीं, विद्यार्थियों को पढ़ने में मदद नहीं, वो क्या कर रही है, बच्चों को नए नए शब्द सीखने में मदद कर रही है। क्योंकि पहले बच्चों को डायग्राम दिखा रही है, डायग्राम से क्या होगा, बच्चा कनेक्ट करेगा और धीरे धीरे नए वर्ड्स को पकड़ बनाता जाएगा। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। भाषा अधिगम के संदर्भ में भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। यहाँ होगा नाउम चॉम्स्की, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD। तो
तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। अब है क्वेश्चन नंबर 115। निधा अपनी कक्षा में चीता कविता का पठन और गायन करवाने से पहले चीते पर चर्चा करती है। निधा क्या करने की कोशिश कर रही है? अपने विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को क्रियाशील बना रही है, पाठ का शीर्षक बता रही है, विद्यार्थियों के इंटरेस्ट को एक्टिव कर रही है, उनको बता रही है कि कविता कैसे पढ़ी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि वो बच्चों को जो पहले की नॉलेज है, यानी कि बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है, उसको एक्टिव कर रही है। पाठ का शीर्षक नहीं, विद्यार्थियों की रुचि को क्रियाशील नहीं, कविता कैसे पढ़ी जाती है नहीं, बल्कि वो बता रही है कि बच्चों को जो प्रीवियस नॉलेज है वो उसको क्या कर सके? ब्रशअप कर सके। और जब वो पाठन करेंगी और गायन करेंगी तो बच्चा उस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। प्रतिस्थापन सूची किसके शिक्षण में इस्तेमाल की जाती है? यानी कि ऑप्शनल विकल्प सूची, व्याकरण, कविता, शब्दार्थ और रचनात्मकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। जो ग्रामर होता है उसमें हम विकल्प सूची को यूज में लेते हैं। कविता में विकल्प सूची नहीं होती है, शब्द के अर्थ में नहीं, क्रिएटिविटी में नहीं। नेक्स्ट है जोसेफ जो है वो पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों जो पहली बार अंग्रेजी पढ़ रहे हैं उनको अंग्रेजी पढ़ाते समय बाइलिंगुअल शब्द सूची का प्रयोग करता है। वह किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है? समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, व्याकरण अनुवाद विधि, मौन विधि और परामर्श कोष। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी हैं जो फर्स्ट टाइम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। इंग्लिश पढ़ाने में वो द्विभाषा यानी कि मदर टंग जो है पहले उसको यूज करेगा और फिर जो टारगेट लैंग्वेज है उसको सिखाएगा। तो मदर टंग को यूज करते हुए बच्चों को टारगेट लैंग्वेज तक लेकर जाना। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। रोमी कक्षा 3 को पढ़ाती है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए नाटक का जो शिक्षण है उसके समय रोमी को किस विधि का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि उसके विद्यार्थी नाटक का आनंद ले सके? सहस्वर वाचन, भूमिका निर्वय, मौन पठन और चित्र संयोजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। मान लीजिए कोई नाटक है, वो आपको बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, तो आप कौन सा पढ़ेंगे, कौन सा रोल प्ले करेंगे? रोल प्ले मेथड जो है उसको यूज करके हम बच्चों को इजीली चीजें समझा सकते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे को आपने चंद्रशेखर आजाद बना दिया, किसी बच्चे को आपने भगत सिंह बना दिया, तो रोल को प्ले कर करके जब बच्चे को सिखाते हैं तो बच्चा लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी में उसको स्टोर करके रखता है। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। सहस्त्र वाचन जो होता है वो कविता वाचन में होता है, मौन पठन गद्य में होता है, चित्र संयोजन अलग चीज है। सरसरी तौर पर पठन और बारीकी से पठन किसके उपकौशल हैं? श्रवण, वाचन, पठन और लेखन। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। जो रीडिंग होती है वो आपकी कैसी होती है? इंटेंस रीडिंग और एक होती है आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग। एक होती है इंटेंसिव और एक होती है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव होती है जल्दी जल्दी पढ़ना, जब आप बहुत सारा पढ़ने के लिए होता है और जल्दी जल्दी आप उसको स्किप कर करके पढ़ते हैं, ये होती है आपकी स्किमिंग, जल्दी जल्दी करके पढ़ना। और जो इंटेंसिव होती है जब आप किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए बहुत डीपली किसी चीज को पढ़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्कैनिंग। निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि लेखन कौशल त्रुटि नहीं है? पत्र का गलत प्रारूप, विराम चिन्ह की त्रुटि, स्वर शैली की त्रुटि और वर्तनी की त्रुटि। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे पूछा है लेखन कौशल, ठीक है, राइटिंग जो स्किल होती है उसमें पूछा है, तो स्वर शैली जो है वो इसका पार्ट नहीं होगा। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। आई जस्ट होप कि आपको ये क्वेश्चंस के आंसर्स क्लियर हुए हों। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।